आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस एग्जाम की भी तैयारी काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो साथियों, हम लोग का टारगेट एक ही है, जो कि 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग शाम को 6:30 बजे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न को टच कर रहे हैं, जो हमारे पेपर में एक्सपेक्टेड प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्त, आज की सेशन में हम लोग टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कितना सही करेंगे, ये बस आप लोग इस सेशन से आपको पता चल जाएगा। यदि आप 50 में से दोस्त अगर आपने केवल 35 सही किया तो आपकी जो तैयारी है जीके में बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि लास्ट जो 10 सवाल रहेंगे ना, वो आपका चैप्टर वाइज रहेंगे, क्योंकि आपका काफ़ी डिमांड आएगी सर चैप्टर वाइज भी कराइए। तो आज हम लास्ट के जो 10 सवाल करेंगे दोस्त, बिल्कुल एक्सपेक्टेड, जो कि बार बार सवाल आपके पेपर में बन रहे थे। उम्मीद करूँगा ये सेशन काफ़ी आप अच्छे से देखेंगे और आप हर एक प्रश्न को याद भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी आपका 150 नंबर का ये लाइव टेस्ट चलेगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कीर्तन घोष की रचना की? बताइए दोस्त, किसने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कीर्तन घोष की रचना की? तो ये दोस्त शंकर देव ने किया था। तो हम लोग का पहले क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए क्या दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बताइए, जो आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है, ये किससे रिलेटेड करता है? तो आपका ये संवैधानिक उपचार का अधिकार संबंधित है। तो यहाँ से सी ऑप्शन लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझेंगे और आपको हेल्पफुल लगेगा, और आप लोग हर प्रश्न 50 में से 50 भी करके स्कोर बताएंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको सबसे अधिक फोकस करना है जीके प्लस इंग्लिश, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, आपका माइनस मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। ओके, 45 मिनट समय भी दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चलिए बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में काल में दी गई थी? तो साथियों, गरीबी हटाओ का नारा ये किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये आपका साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आप सभी से हम पूछना चाह रहे हैं कि जो आपका सेकेंड साथियों सेकेंड पंचवर्षीय योजना हुआ था, यानी आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी अवधि कब से कब तक थी? 5 वर्षों का होता था। पहला तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा आपको बताना है कब से कब तक चला था, कब स्टार्ट हुआ था, कब जाके खत्म हुआ था, आप लोग हमें बताएंगे। चलिए, हम होमवर्क में सवाल है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए क्या दिया सवाल। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो दोस्त, जो आपका द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? तो आपका पृष्ठ तनाव होता है। तो यहाँ से ऑप्शन जो बनेगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक के लिए सम्मान यानी नागरिक संहिता संबंधित है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो वो आपका अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए क्या दिया सवाल। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन थे? जब आपका असहयोग आंदोलन हुआ था तो उस समय दोस्त आपका वायसराय कौन थे? बताइए। तो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड याद करेंगे दोस्त, जितने भी सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के ही सवाल है, आपके पेपर में पूछा गया ही सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किन पर अपनी विजय की स्मृति में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था? बताइए दोस्त, कौन सा मतलब स्टार्ट किया था विक्रम? सभी को पता होना चाहिए। 58 ईसा में कौन हुआ था? तो शक संवत स्टार्ट हुआ था। तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपनी विजय की स्मृति में स्टार्ट किया था शक संवत की 58 ईसा पूर्व में। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। ये तो करंट अफेयर का सवाल है दोस्त। देखिए, अगले नौसेना प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2024। दोस्त देखिए, ये आपका करंट अफेयर का सवाल होने वाला है। तो अगले नौसेना प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो कि साथी अप्रैल 2024 तक आपको बताना है। तो ये आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। जो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। आपके पेपर में 2 प्रश्न जनगणना से हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो जनगणना से जितना भी सवाल बनेगा आप जरूर पढ़िएगा। बताइए दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो सबसे कम है, तो ये आपका दमन एंड दीव की है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दमन और दीव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिक के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। बताइए साथियों, किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। सभी को पता होना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो आपका स्वर्ण सिंह समिति है साथियों, बहुत ही जरूरी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर बनता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया है। दबाव मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ये आपका बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 13। आपको साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम देने वाले पहली बार, तो आपको पैटर्न तो पता होना चाहिए। आपका सेशन फर्स्ट रहेगा साथियों, सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में आपको दोस्त सबसे पहले आपका कंप्यूटर जब खुलेगा तो इसमें मैथ करने को मिलेगा, रीजनिंग करने को मिलेगा, जो कि साथियों टोटल आपका इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसका जब आप इसको हल करेंगे तुरंत आपका सेकंड सेशन उसी दिन उसी कंप्यूटर पर शुरू होगा। क्या शुरू होगा, जीके पहले, फिर उसके बाद इंग्लिश, जो कि दोस्त इसमें टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर 3 नंबर का, यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे नो नेगेटिव 3 नंबर है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो दोस्त आपको केवल 10 क्वेश्चन करना है 40 में से। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 8 क्वेश्चन सही कीजिए, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पैटर्न होने वाला है बिल्कुल। अब देखिए, स्टैटिक जीके सबसे अधिक आपके पेपर में सवाल पूछेगा, और आपको बिल्कुल अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ की तैयारी करना। आप एक सीट कन्फर्म करेंगे यदि आप अभी से तैयारी करके लगते हैं तो। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके मौजूद होता है। बताइए कौन सा अम्ल दोस्त सिरके मौजूद होता है, तो आपका एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। आपको भटभटाना नहीं है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो दोस्त जो आपका पूरा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था, संविधान है, कंप्यूटर है, पर्यावरण है, जीव विज्ञान है, जितना है दोस्त आप पढ़ जाइए आपका कन्फर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बताइए दोस्त, किस देश ने 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये दोस्त आपका ब्रिटिश, भारत और नेपाल ने किए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए क्या दिया। तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की रचना की गई थी। तो बताइए किसके द्वारा की गई थी। तमिल जो महाकाव्य सिलप्पाधिकारम है, तो ये साथियों आपका राइट ऑप्शन इलांगो द्वारा की गई थी। इलांगो द्वारा बी ऑप्शन का आएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बोरगीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है। तो दोस्त जो आपका बोरगीत है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है, तो ये आपका सिर्फ सत्रिया से संबंधित है, सत्रिया नृत्य से। सी ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया। तेज गरज और तड़ित के साथ अचानक और लगातार वर्षा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जानते हैं आप लोग तेज गरज और तड़ित के साथ अचानक और लगातार वर्षा को क्या बोलते हैं, तो ये आपका मानसून विस्फोट बोलते हैं, मानसून विस्फोट। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। बताइए दोस्त, चलिए बताइए। जो दोस्त आपका प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है, तो इनमें से एक ही शब्द जो यूनानी, शक, कुषाण, ये बिल्कुल आपका कालक्रम बिल्कुल सही है दोस्त। यूनानी, फिर उसका शक, उसके बाद कुषाण। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो भी साथी आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे बिल्कुल ऐसी एडिटेड कॉपी पेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि इसमें आपका कुछ दूसरा है। एसएससी एमटीएस एग्जाम ऐसा नहीं जो पिछले 5 वर्षों में प्रश्न बने हैं बिल्कुल वही उठा के देता है। यदि आपने मेरा क्लास बिल्कुल अंत शुरू से किया होगा तो दोस्त आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि पूरा हम सॉल्व करते हैं। और हम 11 बजे समय आपका सितंबर का पेपर स्टार्ट कर दिए जो कि 42 शिफ्ट में। आपने अभी 11 AM का क्लास नहीं देखा है तो एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 डेट वाइज भी मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपये का नगद पुरस्कार अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल दिया जाता है। बताइए जब अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें आप लोग देखेंगे एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल दिया जाता है, और उसमें नगद पुरस्कार कितना दिया जाता है।
तो याद रखिए दोस्तों, कितना है, 15 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख भी दिया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आप सभी समय एक सवाल पूछ रहे हैं, जब भारत रत्न प्रोवाइड की जाती है, यानी भारत रत्न से जब सम्मानित किया जाता है किसी साथी को, तो बताइए दोस्त उसमें कितना धनराशि प्रदान की जाती है, कोई बता सकता है? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स दीजिए, भारत रत्न में कितना राशि प्रदान की जाती है। चलिए अगला दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? बताइए, किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो ये आपका सिर्फ 1206 से लेकर 1210 के बीच में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। जनता के हाथों में मुद्रा है और वाणिज्यिक बैंक भंडार है, जिसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। बताइए दोस्त, डैश, ये जनता के हाथों मुद्रा है और वाणिज्यिक बैंक भंडार है, जिसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। तो दोस्त ये आपका मौद्रिक आधार क्या है दोस्त? जो आपका मौद्रिक आधार होता है ये जनता के हाथों मुद्रा है और वाणिज्यिक बैंक आपका भंडार है, जिसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? चलिए बताइए, कौन सा एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि क्लास ले रहे हैं केवल, नहीं दोस्त, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। 57 लाख अप्लाई हुआ है और आपका सीट कम से कम 9 से 10,000 के बीच में है, तो याद रखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? बताइए, भारत में किस राज्य में जो अरेबिका कॉफ़ी है ये उगाई जाती है? तो किस राज्य में? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24, इंग्लिश का प्रश्न आपके बीच में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेली हम आपको कराते हैं एंटोनिम, विलोम शब्द। ब्रेव मतलब बहादुर, तो दोस्त बताइए क्या हो जाएगा? बहादुर तो कावर्ड आपका कायर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रेव का आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो कावर्ड हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्चू का आपका एंटोनिम बताना। वर्चू का मतलब बता सकते हो गुण होता है, गुण होता है। तो आप बताइए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका वाइस हो जाएगा। वाइस आप उपाध्याय ना सुनिएगा, दोष हो जाएगा। दोष आपका ये बुरा टाइप का होता है एक प्रकार का। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए क्या दिया है। Select the word or words which complete the sentence. The delicious filled the air with a sweet aroma. तो दोस्त क्या होता है? The delicious cookies। क्या दोस्त? The delicious cookies। प्रश्न पढ़ते ही आपको राइट ऑप्शन आ जाएगा, ऐसा इंग्लिश रहता है। बस आपको इंग्लिश में दोस्त अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। जो इंग्लिश रहता है ना उसी में ऑप्शन छिपा रहता है, याद रखिए दोस्त, आंसर उसी में रहता है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। तो द डिलीशियस कुकीज फील्ड द एयर विथ अ स्वीट अरोमा, तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जितने भी टॉपिक हमने इंग्लिश से करा रहे हैं याद रखिएगा, वहाँ से आपको 3-3 नंबर उठेगा। चलिए बताइए, बेनिफिशियल का पर्यायवाची बताइए। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभदायक होता है ना, तो लाभदायक का मतलब क्या हो जाएगा? आप किसी का हेल्पफुल करेंगे तो लाभदायक एक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बेनिफिशियल का दोस्त क्या हो जाएगा आपका? हेल्पफुल हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष में और जो आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये किस वर्ष में हुआ था और इसकी अध्यक्षता साथियों किसने किया था? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन? तो कराची अधिवेशन दोस्त आपका 1931 में हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। उसका दोस्तों इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से देखिए 1931 ऑप्शन सी देखिए दिया आपका। तो सी को हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल बताइए 28 का सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्त आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी देश के माल और सेवाओं के आयात और उसके निर्यातक के बीच का अंतर क्या कहलाता है? 10,000 हम इस लेकर हैं दोस्त। देखिए 10,000 हो जाएगा इंग्लिश का जो आपका मेन टॉपिक है, जैसे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स, आपका रूट वर्ड, स्पेशल, होमोनिम्स, फ्रेजल, जितने भी आपका टॉपिक है वो भी साथ ही ब्लैक बुक्स वाले हम आपको बिल्कुल अच्छे से कराएंगे।
आप टेंशन ना लेंगे। जो आपका वैकेबलरी होता है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न बात करें जो सीधे आपके पेपर में आएगा। जो आपका ब्लैक बुक्स ऐसा बुक्स दोस्त, अगर आपने उसका इंग्लिश कवर कर लिया ना तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप किसी का एग्जाम तैयार किए, CHSL, CGL, CPO, MTS, किसी एग्जाम दीजिए वहीं से आता है सब प्रश्न। तो दो याद रखिए दोस्तों, इस साल का राइट ऑप्शन है व्यापार का संतुलन हो जाएगा। डी हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस खेल में क्रॉल, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए किस खेल में ये शब्द उपयोग करते हैं? तो तैराकी में होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। कौन सा मच्छर पित्त ज्वर येलो फीवर के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा मच्छर दोस्त आपका पित्त ज्वर यानी येलो फीवर के लिए जिम्मेदार है? बताइए। तो ये दोस्त आपका एडीज एजिप्टी जो आपका एक मच्छर है ना, ये आपका पीले यानी येलो फीवर के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करने वाले राजा धंगदेव किस राजवंश संबंधी? देखिए ये आपके पेपर में कम से कम 5 से 6 बार पूछा है सवाल, जो कि सबसे पहले सवाल पूछता है जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये मतलब दोस्तों किसको समर्पित है? देखिए शिव भगवान को समर्पित है। ये किसने बनवाया था? तो दोस्त आपका राजा धंगदेव। ये किस राजवंश संबंधी थे? तो ये आपका जो चंदेल राजवंश संबंधी। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए क्या दिया सवाल। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा युग्म हमारे शरीर में अपेक्षाकृत अधिक समय तक संचित रहता है? बताइए कौन सा युग्म ऐसा इसमें दोस्त कि हमारे शरीर में अपेक्षाकृत अधिक समय तक संचित रहता है? कौन सा विटामिन है? तो ये आपका जो विटामिन ए है और आपका विटामिन डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए आप सभी लोग बताइए कि जो रेटिनॉल होता है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? चलिए बताइए, रेटिनॉल बताइए किस विटामिन का नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए क्या दिया। नुआखाई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है? बताइए नुआखाई दोस्त किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है? नुआखाई एक कृषि उत्सव है, याद रखिएगा। और अगला ये आपका उड़ीसा राज्य के द्वारा लोग मनाते हैं, ये उड़ीसा राज्य में आयोजित होता है, मुख्य रूप से मनाते हैं ये। बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत? चलिए दोस्त अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्त जो आपका अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? बताइए दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, चक्र या श्वेत? तो ये दोस्त आपका मैत्री नाम है, तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान तत्व कौन सा है? चलिए बताइए ऑप्शन देखिए और बताइए कि सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है इनमें से? तो एक ही हो सकता है, वो आपका कैल्शियम हो सकता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या दिया है। डैश एक बाहरी एजेंसी है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति से बदलने के लिए लगाई जाती है। भाई साहब बताइए, एक बाहरी एजेंसी है, आप लोग किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी ले जाना है, किसी पिंड की विराम अवस्था है, मान लीजिए आप कहीं आराम किए तो एक समान गति से चलने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, बल ही लगाते हैं ना। एक बाहरी एजेंसी होता है ना, बाहर से हम लोग लगाते हैं ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। एकदम आसान भाषा में कि आपको बिल्कुल भूलेंगे नहीं यार, ऐसे हम क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो वो आपका से अनुच्छेद आपका 243G है। ए ऑप्शन क्या आएगा, 243G है। ए ऑप्शन क्या आएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो दोस्त ये आपका जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है कहाँ पर स्थित है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आपका तारापुर महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए। गिनी गुणांक किसका माप है? बताइए गिनी गुणांक किसका माप होता है? तो ये आपका आय की असामान्यता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गिनी गुणांक किसका माप होता है? तो आय की असामान्यता का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का अधिकार है? तो दोस्त किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का अधिकार है? तो ये दोस्त आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होता है।
याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन और इम्पॉर्टेंट भी सवाल है। इस बार साथियों जीके में यदि आपको 25 में से 25 भी कर सकते हैं, उसके दोस्त आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, ऐसा नहीं लगा होगा कि एक भी एकदम मतलब मुँह जवानी पे आया होगा। जी हाँ, उन लोगों को आया होगा जो काफ़ी दिनों से तैयारी करें और जीके काफ़ी अच्छे से पढ़ते होंगे, क्योंकि CCMTS एग्जाम में 2-4 सवाल एकदम ईजी आएगा, बिल्कुल आप तुरंत करेंगे। लेकिन दोस्त 2-4 सवाल करने से हम लोग का एक सीट नहीं मिल जाएगा, हम लोग क्लियर नहीं होगा, हमको कम से कम 20 से 22 सवाल करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसमें लेवल में आएंगे। इंग्लिश दोस्त टेंशन लीजिए, आपका पूरा हम एकदम आपके सामने हल करेंगे, हम भी कर तैयारी करेंगे, आपको भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, लेकिन हम डेली आप लोग इंग्लिश पढ़ते रहिएगा। 24 मार्च 2024 को किस विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस की विषय वस्तु क्या है? बताइए दोस्त। ये आपका 24 मार्च 2024 को विश्व क्षय रोग यानी आपका टीबी होता है, दिवस की विषय वस्तु क्या होती है? ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था। तो यस वी कैन एंड टीबी, क्या दोस्त? यस वी कैन एंड टीबी होता है, यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। 24 मार्च आपका विश्व क्षय रोग मनाते हैं आप लोग। ओके चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? यहाँ से देखिए 43 जो आपका 49 प्रश्न मिलेंगे ना, एकदम रामबाण सवाल होंगे, याद रखिएगा। बताइए मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? तो ये दोस्त आपका नागर शैली का उदाहरण है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है? गणेश रथ डैश में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। बताइए दोस्त गणेश रथ कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये आपका महाबलीपुरम में स्थित है, याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ से है, महाबलीपुरम में स्थित, जो कि बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। ओके चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45, अपना भी स्कोर भी एनालिसिस भी करते चलेंगे साथ में, ऐसा नहीं कि केवल आपको क्लास में ज्वाइन करते और अपना एनालिसिस अपने किस लेवल की तैयारी आप लोग की वो भी चेक करते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार टॉपर अपना मतलब नियम को फॉलो करते हैं। देखिए इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्त आपका किस राज्य में? बताइए तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए जो आपका तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों आपका राजा प्रथम के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर आप लोग स्टार बना लेंगे क्योंकि सवाल पूछा गया आपके, राजा प्रथम ने करवाया था, जो आपका तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, बताइए विरूपाक्ष मंदिर किस पर स्थित है? हम्पी पर स्थित है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा मंदिर, ये किस मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? तो दोस्त जो आपका माउंट आबू है ये राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा मंदिर है, ये दोस्त किस मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है? बताइए। तो आपका जैन मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? चलिए बताइए, काफ़ी बेहतरीन सवाल है दोस्त, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हम जितने भी सवाल करें 43 से लेकर 49 तक। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो दोस्त आपका नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में बनवाया गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए, भारत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? ये सवाल हम नहीं बताने वाले, ये सवाल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे सभी दोस्त। भारत की राजधानी बताइए कौन सी? लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई या कोई नहीं? देखते हैं कौन हमें कमेंट बॉक्स में देता है इस सवाल का राइट ऑप्शन। तो ये 50 प्रश्न कंप्लीट होते हुआ 150 नंबर का टेस्ट रहा जीके और इंग्लिश। अब बता दीजिए आप लोग कितना स्कोर कर पाए, एकदम ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक बेहतरीन से सान। जय हिंद, वंदे मातरम।